चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ओवम। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं और अंडाणु की संरचना। तो हम हेडिंग लगा देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम को कई नाम से हम जानते हैं। ओवम को हम सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं। सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। इसे एक सेल भी बोलते हैं, एक्सेल्स, और इसे ऊटिड भी कहते हैं, ऊटिड। तो जो ओवम है, ओवम की संरचना हम आज पढ़ने वाले हैं। और इस ओवम को हम सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं, इसे एक सेल भी कहते हैं, और ऊटिड। ये नाम तो दिया ही है, एनसीईआरटी में दिया है, जिसका विशेष ध्यान रखेंगे कि ओवम का एक दूसरा नाम ऊटिड है। तो एक ओवम क्या होती है? तो कोई अगर ये पूछे कि ओवम क्या है, तो ये oogenesis की क्रिया के द्वारा बनी हुई, किस क्रिया के द्वारा बनती है? तो oogenesis। ये oogenesis क्रिया हमने पढ़ा है। oogenesis क्रिया के द्वारा बनी हुई एप्लाइड नॉन मोटाइल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो कोई यदि पूछे कि ओवम क्या है, तो याद रखेंगे oogenesis का मतलब होता है अंडजनन की क्रिया। अंडजनन की क्रिया के द्वारा बना हुआ ओवम क्या है? जो एप्लाइड है, नॉन मोटाइल है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है। और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में देखें तो ओवम की संरचना में कितने पार्ट्स होते हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी बात कर रहे हैं ओवम के स्ट्रक्चर्स में, तो ओवम का जो ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर्स होती है, उसके लिए दो टर्म यूज करते हैं। एक पहला नॉन क्लेडोइक, एक तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये लेसिकल। और ये लेसिकल का मतलब होता है कि इसमें योग जो होती है, योग ये अपसेंट होती है या लेस होती है। अगर लेस होती है तो हम इसको माइक्रोलेसिकल भी बोलते हैं, लेसिकल। अगर योग यानी पीले वाला जो भाग अगर थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, तो इसे हम माइक्रोलेसिकल बोलते हैं। और या हम ये लिख सकते हैं कि योग जो होता है इसमें अपसेंट होता है। जैसे और ये पहला जो लिखे हैं नॉन क्लेडोइक, दूसरा लिख रहे हैं एलेसिकल। तो जो ह्यूमन ओवम होती है उसके लिए दो टर्म यूज की जाती है, नॉन क्लेडोइक और दूसरा एलेसिकल। नॉन क्लेडोइक का मतलब हो गया जो ह्यूमन का ओवम होता है उसके ऊपर कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कोई रक्षात्मक सेल नहीं होती, अर्थात कोई आवरण नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं नॉन क्लेडोइक। दूसरा लिखिए एलेसिकल। आप जैसे मुर्गी का अंडा खाते हैं तो देखेंगे उसमें पीला वाला भाग रहता है, सफेद वाला भाग होता है। जो पीला वाला भाग होता है उसको योक बोलते हैं, योक। तो ह्यूमन ओवम की अगर हम बात करें तो योक नहीं होता, या तो एकदम लेस अमाउंट में पाई जाती है या तो बिल्कुल एब्सेंट होता है। इसलिए दूसरा टर्म यूज करते हैं उसको एलेसिकल का मतलब योग या तो एब्सेंट होगा या तो लेस होगा। अगर लेस होगा तो उसको हम माइक्रोलेसिकल कहते हैं। तो ये दोनों टर्म ह्यूमन के केस में आती है, नॉन क्लेडोइक और एलेसिकल। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्या ये हम क्या पढ़ रहे हैं? तो स्ट्रक्चर है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंडरी ओसाइट है, एक सेल और ऊटिड के नाम से जानते हैं। एक ओवम है क्या? तो वो जेनेसिस क्रिया के द्वारा बना हुआ हैप्लॉइड नॉन मोटाइल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें कोई भी रक्षात्मक आवरण नहीं होती है। फिर भी और नेचर के द्वारा 3 प्रोटेक्टिंग लेयर दी गई हैं। हम वो प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ लिख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हमने बोला, तो इसको हमने यहाँ ब्लॉक कर दिया। हमने इस ह्यूमन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें 3 प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है। अगर हम अंदर से बाहर तरफ आए तो पहला जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है उसको बोलते हैं बिटलाइन मेम्ब्रेन।
विटलाइन मेम्ब्रेन, ये पहला प्रोटेक्टिंग लेयर है। विटलाइन मेम्ब्रेन क्या है? तो ये कुछ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरी जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वो होती है जोना पेलुसिडम। जोना पेलुसिडम, दूसरी जो लेयर होती है जोना पेलुसिडम। तीसरी जो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। इसके अलावा चौथे नंबर पर क्या पाई जाती है? तो वो प्लाज्म। वो प्लाज्म आई मीन ये क्या है? तो ये साइटोप्लाज्म का ही दूसरा नाम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ह्यूमन एक कैसा है? तो नॉन क्लेडोइक है। एलिसिटल के अलावा अगर ये रक्षात्मक आवरण इसके अंदर नॉन क्लेडोइक रक्षात्मक आवरण नहीं है, फिर भी नेचर ने उसके 3 प्रोटेक्टिंग आवरण से बनाया हुआ है। अगर अंदर से बाहर रख जाते हैं तो विटलाइन मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी जो आवरण पाई जाती है वो होती है जोना पेलुसिडा की। तीसरी जो आवरण पाई जाती है होती है कोरोना रेडिएटा की, और बीच में इसका साइटोप्लाज्म होती है, और उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आइए हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म की सबसे बाहरी लेयर है, और इसके अंदर थोड़ी परिधि पर ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके परिधि पर थोड़े थोड़े बड़े साइज के कणिकाएं पाई जाती है। इसको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस को आप दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं न्यूक्लियस को, और इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो ये पहला प्रोटेक्टिंग लेयर है जो साइटोप्लाज्म की परिधि पे पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विटलाइन मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक मोटी हार्ड लेयर पाई जाती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर होती है थोड़ी मोटी होती है, और ये भी एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। ह्यूमन ओवम में अगर इस प्रोटेक्टिंग लेयर की बात करें तो सबसे पहले बनने वाली यही परत होती है और सबसे लास्ट तक रहती है, तो इसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसे? जोना पेलुसिडा। ये दूसरी परत है। और तीसरी परत जो कोरोना रेडिएटा होती है वो तो सेल होती है, वो एक प्रकार की सेल होती है जिसको हम कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं। ये एक प्रकार की सेल होती है। बनाना भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आप बोर्ड पेपर उठा के देखेंगे तो इसके स्पर्म या ओवम के स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। चूंकि ये सेल है तो हम इसमें न्यूक्लियस बना रहे हैं, 2 से 3 परत ये होती है। फिर आगे देखेंगे कि ये सेल है तो फिर ये कैसे ये काम कर रही है, ये प्रोटेक्टिंग लेयर का काम कैसे करेगी। तो ये एक एसिड स्रावित करती है जिसका नाम है हाइलोरिडिक एसिड। ये जो परत होती है ना, एक प्रकार की एक एसिड स्रावित करती है जिसका नाम है हाइलोरिडिक एसिड, और उस एसिड के कारण ये सब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये बिकम वर्क लाइक एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के समान काम करना शुरू करती है। तो हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लिया है, ये लेवलिंग वाली है। ये ओवम की स्ट्रक्चर्स है। हमने शुरू किया था अंदर वाले मेम्ब्रेन से, यहां से शुरू किया था ये, तो इसको लिखते हैं ये विटलाइन मेम्ब्रेन है। यही शुरू करते हैं विटलाइन, विटलाइन मेम्ब्रेन, और इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसकी बनी है? तो हम लिख देते हैं ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड किसकी बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। दूसरा जो कवर है, दूसरा इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा।
जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा किसकी बनी होती है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये बाहरी जो सेल्स है ये क्या है? तो कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये क्या है? तो ये फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। और ये फॉलिकुलर सेल्स कहां से अराइज होते हैं? तो ग्रेनुलेसा सेल से ही अराइज होते हैं, तो फॉलिकुलर सेल्स। बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसका क्या है? वो प्लाज्म कह रहे हैं, वो प्लाज्म, वो प्लाज्म किसका दूसरा नाम है? तो साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है। ये भी याद रखनी है कि ओवम के केस में जो साइटोप्लाज्म होती है उसका दूसरा नाम है और वो प्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये कैसा होता है? तो हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि ये मियासिस से बना है, तो ये हैप्लॉइड होता है। ये क्या है? ऊपर वाली जो संरचना पाई जाती है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या क्या होती है? तो इसमें एंजाइम भरी रहती है और कैल्शियम होता है, इसमें एंजाइम प्लस कैल्शियम होता है, इसमें भरा रहता है। तो इस तरह से ये ओवम की स्ट्रक्चर से, ओवम की संरचना में क्या क्या पाई जाती है? तो तीन प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है अंदर से बाहर। ये इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जिस आवरण से घिरा रहता है उस आवरण को हम बिटलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो चूंकि ओवम एक सेल है, तो उसके सेल के परिधि पर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे जिसमें भी पाई जाए, उसकी कंपोजिशन देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट पाई जाती है उसमें फास्फोलिपिड, याद रखनी है। तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। होता तो और भी कुछ है, इसमें प्रोटीन की होती है, रेस्ट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन हमें किसका नाम याद रखनी है? फास्फोलिपिड। ज्यादा मात्रा में फास्फोलिपिड पाई जाती है किसी के ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। लेकिन ओवम के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है बिटलाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो बिटलाइन मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की। ये पहली प्रोटेक्टिंग लेयर। ये क्या करता है? तो ये पॉलीस्पर्मिया को ये भी रोकता है, मतलब इस साइटोप्लाज्म में एक से अधिक स्पर्म को जाने से रोकता है। दूसरा क्या है? दूसरी प्रोटेक्टिव जो मोटी लेयर रेड से जो हमने बनाया है उसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या है? इसकी बनी है तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। याद रखना है ये वो लेयर है, इस ओवम में सबसे पहले कोई परत बनती है तो जोना पेलुसिडा ही बनती है, और सबसे लास्ट तक इस ओवम में कोई परत रहेगी तो जोना पेलुसिडा ही रहेगी। तो बनी किसकी है? ग्लाइकोप्रोटीन की। ये क्या करता है? ये स्पर्म के स्पेसिफिसिटी को चेक करता है। जोना पेलुसिडा स्पर्म के स्पेसिफिसिटी को चेक करता है। कैसे चेक करता है? तो ये जो जोना पेलुसिडा है वो क्या करेगा? जब कोई स्पर्म आएगा, कोई स्पर्म आएगा तो वो क्या करेगा? एक प्रोटीन स्रावित करता है। जब कोई स्पर्म इसके पास आएगा तो जोना पेलुसिडा, ये जो जोना पेलुसिडा है ये कौन सा काम करता है? बनी किसकी है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी। ये क्या काम करता है? पहले तो ये जाने कि इस ओवम में सबसे पहले बनने वाली संरचना जोना पेलुसिडा होती है और सबसे लास्ट तक रहती है। करता क्या है ये? अगर कोई स्पर्म, जैसे मान लीजिए इसको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म यहाँ आते हैं, तो इस स्पर्म की स्पेसिफिसिटी को चेक करेगा। ये जो स्पर्म आए हैं इसी चीज के है कि नहीं है। तो जोना पेलुसिडा क्या करेगा? एक एंजाइम स्रावित, प्रोटीन स्रावित करता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये कौन स्रावित कर रहा है? ये जोना पेलुसिडा फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को स्रावित करता है। जब स्पर्म आता है तो स्पर्म स्रावित करेगा एंटी, ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कैसे बिहेव करेगा? लॉग, लॉग के समान बिहेव करेगा। ये लॉग के समान बिहेव करेगा। जो स्पर्म आएगा वो क्या स्रावित करेगा? वो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्रावित करता है। एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये कैसे बिहेव करेगा? ये के समान बिहेव करेगा, के के समान।
तो ला और ये दोनों मिल जाते हैं और फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन चलता है। इस रिएक्शन से पता हो जाती है कि जो स्पर्म इसको फर्टिलाइज करने के लिए आए हैं वो उसी जात के है कि नहीं। यही कारण है कि अगर ह्यूमन का स्पर्म है तो वो ह्यूमन के ओवम को ही फर्टिलाइज करेगा, किसी कैटल्स का स्पर्म है तो उस जात के कैटल्स के ओवम को ही फर्टिलाइज करेगा। ये किसके पास ये क्षमता है? तो ये जोना पेलिशिडा के पास क्षमता है कि जो स्पर्म आएगा उसके स्पेसिफिक सिटी, उसके विश्वसनीयता को कोई चेक करेगा तो जोना पेलिशिडा ही चेक करेगा। वो क्या करता है? तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्रावित करता है। ये कैसे बिहेव करता है? लॉग के समान का। जो स्पर्म है वो क्या स्रावित करेगा? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्रावित करेगा। एंटी ये कैसा बिहेव करेगा? की के समान बिहेव करेगा। जो की चौड़ी होती है उसके समान ये बिहेव करेगा। तो ये के और लॉ आपस में फिट हो जाते हैं और उनके मध्य एक रिएक्शन चलता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन से पता चल जाता है कि जो स्पर्म आया है वो किसी जात का है नहीं। तो ये कौन चेक कर रहा है? जोना पेलिशिडा। तो जोना पेलिशिडा स्पर्म की स्पेसिफिक सिटी को चेक करता है, ये याद रखिए। अब अंतिम जो पेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी रेडिएटा। ये कोरोनरी रेडिएटा क्या है? तो ये फॉलिकुलर सेल्स है। फॉलिकुलर सेल्स मतलब कोशिकाएं हैं। आपको याद होगा हमने ओवोजेनेसिस में पढ़ाया था कि प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी फॉलिकल होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स होता है। ये फॉलिकुलर से जब ग्रेफिन फॉलिकल से टूट के निकलता है तो उसके साथ साथ ये सेल भी बाहर आ जाती है, इसीलिए इसको कोरोनरी रेडिएटा कहते हैं। ये एक प्रकार की सेल है। तो सेल है मेम्ब्रेन के समान काम को कैसे कर रही है? तो जो कोरोनरी रेडिएटा होता है वो एक एंजाइम स्रावित या एक एसिड स्रावित करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये मेम्ब्रेन को बाइंड कर लेता है। कौन सा क्या स्रावित हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन स्रावित कर रहा है? फॉलिकुलर सेल्स या कोरोनरी रेडिएटा स्रावित करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस सारे सेल्स को आपस में क्या करता है? बाइंड कर देता है। जब ये बाइंड कर जाता है तो ये कैसा बिहेव करता है? एक मेम्ब्रेन के समान बिहेव करता है। कौन? कोरोनरी रेडिएटा। तो इस तरीके से इस ओवम के सेल में तीन तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर, भले ये क्या था? नॉन क्लेडोइड था, यानी इस ओवम के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी सेल नहीं पाई जा रही थी इसके प्रोटेक्शन के लिए, फिर भी नेचर ने इसके ऊपर तीन तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर दे रखा है। अंदर से बाहर तरफ जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म के जो परिधि पे पाई जाती है, परिधि मतलब किनारे जो पाई जाती है उसको बोलते हैं विट्लाइन मेम्ब्रेन। ये पहला नाम है। ये किसका दूसरा नाम है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। ये किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये क्या करता है? तो पॉलीस्पर्मिया को रोकता है। पॉलीस्पर्मिया मतलब एक ओवम के अंदर सिर्फ एक स्पर्म ही जाए, इससे अधिक अगर जाता है उसे बोलेंगे पॉलीस्पर्मिया। तो ये अलाउ करता है, सिर्फ एक स्पर्म को अलाउ करता है। ठीक है। दूसरा जो परत है ये रेड में जो हमने बनाया है उसका नाम है जोना पेलिशिडा। ये किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन की। ये क्या करता है? तो इस ओवम के अंदर सबसे पहले बनने वाली संरचना है, सबसे बाद में भी कोई संरचना रहेगी। और ये क्या करेगा? स्पर्म के स्पेसिफिसिटी को भी चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को स्रावित करता है, जबकि जो स्पर्म आता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का स्रावित करता है। ये प्रोटीन फर्टिलाइजिंग प्रोटीन लॉग के समान बिहेव करेगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उनके मध्य एक रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। तो जिससे क्या होती है? स्पर्म की स्पेसिफिसिटी चेक की जाती है। सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी रेडिएटा। ये क्या है? एक्चुअली एक प्रकार का फॉलिकुलर सेल्स है। ये सेल्स है तो फिर मेम्ब्रेन के समान काम कैसे करती हैं? ये एसिड स्रावित करती हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस मेम्ब्रेन को क्या करती है? बाइंड कर देती है। बाइंड करने के कारण ये कैसा बिहेव करता है? एक मेम्ब्रेन के समान बिहेव करता है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। लास्ट में इनके बीच वाली जो इसकी मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं वोप्लाज्म। वोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम। इसके साइटोप्लाज्म में क्या है? इसके साइटोप्लाज्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। परिधि के ऊपर बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं जिसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसमें क्या होती है? तो एंजाइम और कैल्शियम भरे रहते हैं और इसमें लगभग 100 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कहाँ है ये सारी चीजें? इसके वोप्लाज्म में। वोप्लाज्म में क्या क्या है? तो वोप्लाज्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, परिधि पर बड़े बड़े कणिकाएं पाई जा रही है जिसको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या होती है?
तो एंजाइम और कैल्शियम पाई जाती है। और इसके बीच में क्या पाई जाती है, तो लगभग माना जाता है कि 100 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये भी मानी जाती है कि जब स्पर्म जाता है तो स्पर्म की सिर्फ हेड वाला रीजन इसके साइटोप्लाज्म में जाती है, मिडिल पीस नहीं जाती। तो हम हो या कोई भी ह्यूमन में हो, उसके अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आती है उसके मदद से आती है, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में 100 माइटोकॉन्ड्रिया रहती है और स्पर्म का सिर्फ हेड रीजन जाता है, मिडिल पीस नहीं जाता है, क्योंकि मिडिल पीस में ही स्पर्म के मिडिल पीस में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो इस नाते जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में या किसी फीमेल के बॉडी में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है उसके मदर की प्राप्त होती है। क्लियर है? तो यह एक ओवम का स्ट्रक्चर था जो हमने बता दिया। एक बार रिवीजन करके बता दे रहे हैं हम क्या पढ़ रहे थे आज। तो स्ट्रक्चर था ओवम। ओवम को और कितने नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी ओवोसाइट, इसे एक सेल्स आप ओटिड कह रही है, एनसीईआरटी की है ओटिड। क्या है एक ओवम, क्या होती है, तो वो जेनेसिस क्रिया के द्वारा बना हुआ हैप्लॉइड नॉन मोटाइल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है। ये कैसा होता है, तो ये नॉन क्लेडोइक होता है, एलिस्टल होता है। और दोनों बता दी है कि नॉन क्लेडोइक क्या होता है, एलिस्टल क्या होता है। इसके कितने प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। विट्लाइन मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के परिधि पर होती है, दूसरा जोना पेलुसिडा, और अंतिम लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। बीच वाला जो भाग पाया जाता है उसको वो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म कहते हैं। थैंक यू।